एक बात और कान खोल के सुन लो मेरी, दोनों कान खोल के। ये जो तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, ये नोट्स नहीं है। इन नोट्स में तुम अपने माता पिता का बुढ़ापा लिख रहे हो। इन नोट्स में तुम अपनी छोटी बहन की शादी लिख रहे हो। इन नोट्स में तुम अपने छोटे भाई बहन का कैरियर लिख रहे हो। तो इस नोट्स को हल्के में मत लेना। इसीलिए कहता हूँ एक बार पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है ना। ये कोई साधारण नोट्स नहीं है, तुम्हारा आगे की पूरी जिंदगी है इसमें। तो एक बार ही अच्छे से बनाओ और पढ़ लो, और मरो पढ़ो, इतना पढ़ो कि दुनिया केवल रिजल्ट देखती है बेटा। दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती। आपने कैसे मेहनत की उनको कोई मतलब नहीं। वो एक ही पूछेगा परिणाम क्या रहा, और उस दिन जवाब क्या देंगे हम। सोचो, हम गांव छोड़ के शहर आ गए, उस दिन जवाब क्या देंगे घर वालों को, मोहल्ले वाले को, गांव वाले को क्या जवाब देंगे। दुनिया केवल रिजल्ट मांगती है, परिणाम मांगती है, मेहनत नहीं देखती है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इतनी खामोशी से मेहनत करो, सफलता इतना शोर मचाए, इतना शोर मचाए कि अपने दुश्मन भी कान बंद कर ले कि आज फलानिया के घर में फलाने के छोरे का सिलेक्शन हो गया। तभी तो आता है मजा, छाती ठोक कर बाप चले अपना। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूं। जैसे पशुपालन वाला भाग चल रहा था, अपने कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऊन कतरन और राजस्थान की पशु गणना नस्लें कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। अगर आप मेरी क्लास फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियो डाल रखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं भाग पशुपालन वाला भाग कंप्लीट इस पे करवा रहा हूँ। इसके बाद हमारे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, और हम जल्द ही राजस्थान के बारे में भी बहुत कुछ करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके आगे वो रहेगा ऊन के बाद भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं। नॉर्मली टॉपिक है, देखो एग्जाम में इससे सवाल बनने वाला नहीं है, पर बन गया तो मज़ा आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ऐसे टॉपिक होता है जो हर स्टूडेंट होता है जो स्क्रिप कर देता है, छोड़ देता है। आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब मैंने क्लास शुरू की थी उस समय ही एक बात कही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रख लेना। तो अपन आज बात करेंगे राजस्थान के भार ढोने वाले वस्तुओं की। इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे ऑफलाइन विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, मैं कहता हूं कि ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करना, नोट्स ईमानदारी से बनाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर टाइम कम हो जाता है, आप क्लास कम डालते हो, हमारा मैनेजमेंट नहीं होता है। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, आप भरोसा रखें। हो रहा है, हो जाएगा, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा, आपका और हमारा। चलो हम बात करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपके भार ढोने वाले पशुओं की। भार ढोने वाले पशुओं से पहले हमने जो, ठीक है, भार ढोने वाले पशुओं की जो बात करें अपन, पशु परीक्षण भर्ती 2024 को हमने टारगेट किया है। इसमें भार ढोने वाले पशु के आज हमारी क्लास रहेगी। इससे पहले अगर आप वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन सारथी नाम है इसका, और इस पे सारी क्लास की पीडीएफ है वो इस चैनल पे डाली जा रही है, और कंटिन्यू डालते रहेंगे हम, और साथ में नोट्स भी मिलते रहेंगे आपको। 50K पर मैंने कहा था कि जैसे ही 50K सब्सक्राइब हो जाएंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ आपको, इंतजार कीजिएगा। मात्र 5000 की कमी है। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, आप लोगों का वैसे भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, पर एक बार आप क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के बीच में जल्दी मिल सकूँ। तो 50K वाला जो अपना टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो एक बार अगर आप मुझे दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, तो एक बार मेरी क्लास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम बात करते हैं अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी भार ढोने वाले पशु। पशुओं का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, पहले ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप घर पे पशु रखते हो तो क्या उपयोग है। एक पहला उपयोग है कि आप उसका दूध निकाल सकते हो। दूध
दूसरा उसका उपयोग क्या है? बिल्कुल, दूसरा उसका उपयोग मिलेगा आपको भार ढोने के लिए। दूसरा उसका उपयोग मिलेगा आपको भार ढोने के लिए। तीसरा उसका उपयोग मिलेगा आपको ऊन है, खाल है, गोबर है, सिंग है, कोई भी पशुधन प्राप्त हो, यही चीजों के लिए हम पशु रखते हैं। इसके अलावा कोई उपयोग हो तो बताओ। बस सरपंच जी बोलेंगे भाई क्लास में, बिल्कुल बोलेंगे। सिक्योरिटी के लिए सर कुत्ता भी पालते हैं अपन, बिल्कुल पालते हैं। तो भाई एक ले लो गार्ड के लिए हैं। पर यहाँ पर आज कुत्ते की बात नहीं करेंगे, यहाँ गार्ड के रूप में नहीं, यहाँ बोझ ढोने और भारवाहक पशुओं की बात करेंगे जो वास्तव में पशुधन में काम आए, जिससे आय प्राप्त हो। गार्ड सिक्योरिटी कर सकता, आय क्या प्राप्त होगी? काम करना चाहिए, एक गार्ड का काम कर लेगा, ठीक है। चलो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भार ढोने वाले पशु। भार ढोने वाले पशु टॉपिक की हेडिंग रहेगी आपके भार ढोने वाले पशु। भार ढोने वाले पशु मस्त रहेगा, क्योंकि ये कोई टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। अभी अपन हंसी मजाक में ऐसे ही क्लियर कर लेंगे कि भार ढोने वाले पशु में क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, जानवर दो प्रकार के होते हैं। जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैक जानवर और एक होता है आपके भारवाहक जानवर। बोझ ढोना भी अलग अलग प्रकार से होता है। एक वो जानवर होता है जो अपनी पीठ पर बैठाकर बोझ ढोता है, जैसे आप घोड़े की पीठ पर बैठ गए, आपका बोझ ढो रहा है ना वो। एक होता है जैसे बैल के, अब कोई ऐसा है क्या कि मैं तो मेरी बारात है वो बैल पे लेके जाऊंगा, तो फिर घोड़े पे लेके जाते ना, तो आपका तो बोझ वो ढो ही रहा ना। कोई बैल पे बारात लेके जाता है क्या? पर बैल भी तो बोझ ढोने में काम आता है ना। बैल के पीछे गाड़ी जोती जाती है, बैलगाड़ी। घोड़े के पीछे भी गाड़ी जोती जाती है, ऊंट के पीछे गाड़ी जोती जाती है, ठीक है ना। ऊंट के बारात होती है, बिल्कुल। आज भी रायका देवासी समाज के अंदर देखो भाई, मेरा एक मित्र था रायका देवासी समाज का। मैं फर्स्ट बार मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट बार उसकी शादी अटेंड की। भाई साहब, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई शादी अटेंड नहीं की, इतना तो कल्चर भरा हुआ। वो धोती होती एकदम लाल पगड़ी, वास्तव में मजा आ गया था। ऊंट के ऊपर बारात, भाई साहब तोरण जो बांध रहा है, तोरण मार रहा है हमारे रायका जी, बिल्कुल ऊंट के ऊपर बैठे। और वही संस्कृति, आप भले कितने भी पढ़े लिखे हो, आज के नौजवान कैसे पाश्चात्यकालीन संस्कृति में जा रहे हैं, वो नहीं भाई। आप भले कलेक्टर हो, पढ़े लिखो हो, उसकी राजस्थानी वेशभूषा में धोती पगड़ी सापा, भाई साहब अलग ही। फिर तोरण यहाँ सर के एकदम बीच में ऐसे बांधा जाता है, मैंने पहली बार देखा, बड़ा मजा आया था मुझे। तो बिल्कुल ऊंट के ऊपर भी तोरण बांधा जाता है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पशु, तो एक तो पैक जानवर होंगे और एक होंगे आपके भारवाहक जानवर। पैक जानवर का प्रयोग किया जाता है पीठ के ऊपर बिठाकर सवारी ढोने में, ऐसे में। भारवाहक जानवर का प्रयोग किया जाता है जैसे गाड़ी जोतने में, इस प्रकार से। तो देखो, भार ढोने वाले जानवरों को मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करता हूं। तो देखो भाई, भार ढोने वाले जानवर दो हैं। नंबर एक हो जाएगा आपके पैक जानवर। पैक जानवर, सर पैक जानवर किन जानवरों को कहा जाता है? तो देखो, पैक जानवर ऐसे जानवर होते हैं, पैक जानवर ऐसे जानवर जिसकी पीठ पर सामग्री का परिवहन किया जाता है, पीठ के ऊपर। जैसे अपन वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जैसे घोड़े गधे, इनका प्रयोग होता है पीठ के ऊपर सामान रख दो, यहाँ आदमी बैठ जाओ। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे जानवर जिसकी पीठ पर, ऐसे जानवर जिसकी पीठ पर सामग्री का परिवहन किया जाता है, परिवहन किया जाता है, परिवहन किया जाता है। अब देखो भाई, ऐसे कौन कौन से जानवर है जिसकी पीठ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पीठ के ऊपर सामग्री को लदा दिया जाता है, फिर वो चलने में काम आता है। जैसे कोई डेरा के अंदर जाता है तो गधे साथ में रखते हैं,
या फिर खच्चर रखते हैं। तो गधे और खच्चर दो ऐसे प्राणी हैं जिनका प्रयोग पीठ पर बोझ यानी परिवहन सामग्री ढोने के लिए किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो खच्चरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिख दूं, एक तो हो जाएगा इसमें आपके गधा और एक हो जाएगा आपके चर ही चर खच्चर, चर ही चर खच्चर, दा ही दा गधा। और दूसरा आपके जानवर होते हैं वो होते हैं भारवाहक नस्ल के जानवर, भारवाहक जानवर। हम देखो भारवाहक जानवर की क्या विशेषता होती है, भारवाहक जानवर की क्या विशेषता होती है। आप में से कोई घोड़े के ऊपर कौन कौन बैठा, वो हाथ खड़े करो। देखो भाई लड़कियां भी बैठी है घोड़े पे। हाँ बेटा, कब बैठा आप? भाई की शादी में? बिल्कुल। हाँ तो कोई भी बैठ सकता है, इसमें क्या हो गया। ये तो तुम्हारे अच्छे किस्मत है कि अभी तक बारात लेकर तुम जा रहे हो। जिस दिन बारात लेकर ये आने शुरू हो गई ना, फिर लड़की आएगी घोड़ी पर बैठकर, ठीक है ना। हाँ। अब बताओ आप में से घोड़ी के अलावा और कोई जानवर पर बैठा हो तो बताओ। ऊंट पर, ठीक है। ऊंट के अलावा और, घोड़ी और ऊंट के अलावा? एक बार बैठा था हाथी पे है। तो देखो एक बात सुनो, तक ये देखो भाई। हाँ अब ये क्या कह रहा है, भैंस के नर बच्चा यानी पाडा पे बैठा भाई, पाडा पे बैठा, किस पे बैठा है, पाडा पे। हाँ तो अभी एक रील वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, वो एक भैंसे के ऊपर बैठ के घूमता है, पता है ना आपको। हाँ। अब ये इनकी पीठ के आप ऊपर बैठ सकते हो, पर इनके ऊपर परिवहन कर सकते हो क्या? आप कोई भैंस के बच्चे के ऊपर ऐसी कोई सामग्री रख के ले जाते हो क्या? नहीं। सामग्री भी जाएगी, भैंस भी जाएगी, तुम भी जाओगे। ऐसे कहते हैं ना, एक मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि कुत्ती गियो पट्टी गियो। तो पाडो तो जावेले जावेला, नंड सामान भी ले तो जावेला, ध्यान रख लीजिए। तो ऐसे में पेक जानवरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गद्दा है, जैसे खच्चर है, इन जानवरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब ऐसे जानवर जिनका उपयोग गाड़ी के द्वारा भार खींचने में काम लिया जाता है, या ना हम बात करें ऐसे जानवर, ऐसे जानवर जिनका उपयोग गाड़ी के द्वारा, किन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा भार ढोने में उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे अपन बात करें तो ऊंट का, जैसे अपन बात करें बैल, जैसे अपन बात करें घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी। आपने कभी भी नहीं सुनी होगी गधा गाड़ी। गधा गधा गाड़ी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग तो होता है गाड़ी के द्वारा भार ढोने में, इनका प्रयोग करते हैं अपन पीठ के द्वारा भार ढोने में, इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखो भार ढोने वाले जानवरों को हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में, ठीक है ना। हम देखो ज्यादातर राजस्थान में भार ढोने के लिए अपने प्रयोग की जाती है गाय व भैंस का प्रयोग किया जाता है। तो जी आप बात करा राजस्थान में, पूरे भारत की बात करूं, भारत में लगभग भार ढोने वाले अगर मैं पशुओं की बात करूं तो 1 अरब पशु है। कितने हैं भाई? 1 अरब भारवाहक पशु हैं। तो देखो भारत में, भारत में लगभग भारवाहक पशु 1 अरब पशु है। कितने पशु भाई? 1 अरब पशु है भारत के अंदर लगभग भारवाहक ढोने के लिए, ठीक है ना।
हम देखो अपने यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है भार ढोने में, या तो बैलों का प्रयोग करते हैं या फिर भैंसों का प्रयोग करते हैं। भैंस का प्रयोग होता है, भैंस के पीछे भी गाड़ी जोड़ी जाती है। भैंस का प्रयोग कृषि करने में, चावलों के अंदर, पानी के अंदर जो फसलें होती है उसमें सबसे ज़्यादा भैंसों का काम होता है। किसका काम होता है? भैंसों का। ठीक है। हम देखो तो अब अगर पहले मैं बात करूं यहाँ पर गाय की भारवाक नस्ल, अब याद करो जब मैंने गायें पढ़ी थी, पहला पॉइंट, जब मैंने गायें पढ़ी थी उस समय मैंने बताया था कि कौन सी गाय है जिसका द्विप्रयोजनी में प्रयोग किया जाता है। ऐसी गायें बताओ जिसका दूध और भार ढोने दोनों में प्रयोग होता है। अब वही देखो, टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं हमेशा। कभी भी पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो, फैक्ट है ना, क्योंकि एक दूसरे से सारे टॉपिक क्या होते हैं अपने, रिलेटेड होते हैं। तो जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी आपका पढ़ने का मन करे ना, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होते हैं। जब मैंने वहाँ पर पढ़ाया था तो कौन कौन सी नस्लें थी जो भार ढोने में काम आती थी? चलो अब बताओ मुझे गायों की नस्लें कौन कौन सी है, पहले तुम जान रहे हो वो बता दो। नागौरी, बिल्कुल नागौरी नस्ल है वो भार ढोने में काम आती है। मालवी, मालवी नस्ल है वो आपके भार ढोने में काम आती है। राठी, गिर, भार केवल जो ज्यादातर, ऐसे तो हर कोई बलि प्रयोग करो के ना, कौन मना करे थाने? कोई गिर गाय का बैल हो तो बिल्कुल कमजोर थोड़ी होता, मरा हुआ थोड़ी होता है कि ऐसे नहीं मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं। एक होती है अमृत महल, अमृत महल, अमृत महल आपके गाय की नस्ल है। अमृत महल किसकी नस्ल है भाई? गाय की नस्ल है, ठीक है ना। एक है होलिकर और अमृत महल, अमृत महल एक हो जाएगी आपके होलिकर। तो ये जो पशु हैं जैसे नागौरी हैं, मालवी है, अमृतमल हैं, या फिर आपके हेलिकर हैं, एक खिलारी हैं, एक आपके केंगायम है। ये इधर नहीं पाई जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर पाई जाती है। जैसे केंगायम है, केंगायम, जैसा जाएगी खल्लारी, गायों की नस्ल है। पर आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है नागौरी, मालवी, अमृतमल, होलिकर, ये जो नस्लें हैं ये आपके भार ढोने में काम आती है। किस में काम आती है भाई? भार ढोने में। और भैंस के अंदर भार ढोने वाली नस्लें कौन कौन सी है अगर अपन बात करें? भैंस की भारवाक नस्लें, अब याद करो, देखो दोबारा आया कि नहीं आया? ऊंट के अंदर भी मैंने लिखा था कि सवारी के ऊंट अलग होते हैं और भारवाक यानी कि बोझ ढोने वाले ऊंट अलग होते हैं। भैंस की कौन कौन सी होती है? जैसे नागपुरी, पंढरपुरी, पंढरपुरी एक चाय भी है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भाई। अपने जोधपुर के अंदर हर नुक्कड़ पर आपको ये चाय देखने को मिलेगी, ठीक है ना। स्वाद भी बढ़िया है पर उसका एक फ्लेवर होता है, वो ज्यादा आदमी पी नहीं सकता है, एक दो दिन पी लो 100 रुपये। अपने यहाँ पर जो देसी थड़ी की चाय बनती है ना, लाजवाब चाय होती है। अगर आप बाहर से आए हो कहीं से भी कोचिंग करने, जोधपुर के अंदर आए हो तो दो चीज, एक तो जोधपुर का मिर्ची बड़ा जरूर टेस्ट करके जाना, क्योंकि पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जो मिर्ची बड़ा है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। और दूसरा, जोधपुर की चाय जरूर ट्राई करना, वो भी चाय थड़ियों की, जो थड़ी पे चाय बनाते हैं ना भाई साहब, मजा आ जाता है। हाँ तो एक चाय तो होती है जिंदगी में जो वफा होती है, बाकी की तो सारी बेवफा होती है, वो कभी धोखा नहीं देती आपका। दिल टूट जाए तो वो सोने नहीं देती हैं, और आप पढ़ाई करें तो आपको भी सोने नहीं देगी वो। हाँ, नहीं, इस पे ऐसा कहा जाता है कि चाय एक वफा होती है, ये कभी बेवफाई करती नहीं, और दिल टूट जाता है तो रोने देती नहीं, और पढ़ाई करते हैं आप तो सोने देती नहीं। तो यही तो चाय है, बिल्कुल चाय। तो जोधपुर मिर्ची बड़ा और चाय जरूर ट्राई करना आप, ठीक है ना।
अब देखो भैंस की एक तो पंढरपुरी, पंढरपुरी चाय से याद रख लेना। पंढरपुरी किसकी नस्ल है? भैंस की। नागपुरी भैंस की। बदावरी किसकी है? भैंस की। जाफराबादी किसकी है? भैंस की है। सुरती, महसाणा सब भैंस की है। किसकी है? भैंस की। मुरा नस्ल इसमें काम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख लूँ, एक तो नागपुरी, नागपुरी के बाद आ जाएगी एक पंढरपुरी, जाफराबादी, एक आ जाएगी आपके सुरती, एक आ जाएगी आपके बदावरी, और एक आ जाएगी आपके महसाणा। ये सारी की सारी भारवाक नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई? भारवाक नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाक नस्ल है। तो देखो गाय की भारवाक नस्लें कौन सी हो गई और भैंस की भारवाक नस्लें कौन सी हो गई? तो ज्यादातर भारत में है वो गाय और भैंस के जो नर होते हैं, गाय भैंस के जो नर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब गाय भैंस के नर के अलावा मैं बात कर रहा तो ऊंट है, घोड़ा, गधा, खच्चर, इनका भी प्रयोग होता है। ये लिख ले। चलो ज्यादातर भार ढोने में गाय व भैंस के नर का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप बात करा तो ऊंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंट के अलावा घोड़ा का प्रयोग किया जाता है। ऊंट, घोड़ा, खच्चर और गधा, ये सभी भार ढोने में ही काम आते हैं। पर मैक्सिमम जो प्रयोग होता है वो आपके गाय और भैंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो किसका किया जाएगा? गाय और भैंस का। बाकी थे भली गधों गधों। अब ऊंट से कोई खेती थोड़ी होती है, पर वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। हम जो कोई खेती पानी में करनी चाहे तो फिर वो ऊंट कोई पानी में थोड़ी जाया करे। पानी में खेती करने के लिए भैंस नर का प्रयोग किया जाएगा, जाफराबादी भैंस का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, गाय के नर का प्रयोग किया जाता है। और साउथ की तरफ तो जाओ तो गायों का भी प्रयोग होता है। गायों को बहुत अच्छे से रखा जाता है। उनकी एक ऐसी वो होती है, दौड़ वगैरह भी होती है, सारी चीज़ें ऐसी की जाती है, ठीक है ना। चलो एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है हॉर्स पावर क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक तो पेक जानवर, भारवाहक जानवर क्या होते हैं, गाय की नस्लें कौन सी होती है जो बोझ ढोने में काम आती है, जो पहले हमने पढ़ी थी। भैंस की भारवाहक नस्लें वापस वो होगी, वो दोबारा पढ़नी पड़ती है अपन को। अंजे बात करा अब हॉर्स पावर क्या होती है। सुना होगा आपने साइंस के अंदर हॉर्स पावर। ये तो हर जगह पूछी जाती है, हॉर्स पावर होती क्या है, ठीक है ना। तो हॉर्स पावर के बारे में बताओ भाई, हॉर्स पावर क्या होती है? घोड़े के द्वारा लगाई गई शक्ति, बिल्कुल। और एक शक्ति का भी तो क्राइटेरिया होगा। 550 पाउंड या फिर 250 किलो का वजन 1 सेकंड में एक घोड़े द्वारा 1 फीट में खींची गई दूरी है, वो ये कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या होता है, अगर अपन पाउंड की बात करें तो पाउंड हो जाएंगे लगभग 550 पाउंड। या तो होने चाहिए 550 पाउंड या फिर 250 केजी का मतलब होता है किलोग्राम। 250 किलोग्राम, ठीक है ना। पाउंड का मतलब और किलोग्राम, ठीक है ना। 250 किलोग्राम भार। ये जो भार हैं, ये टोटल ही जो भार हैं एक घोड़े द्वारा, एक घोड़े द्वारा, एक घोड़े द्वारा
1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में 1 फीट तक खींचा गया भार, खींचा गया भार, वो हॉर्स पावर होती है। ठीक है ना? तो अभी ये क्या है ना, ऊर्जा की एक इकाई हो गई। ठीक है ना, हॉर्स पावर, कि भाई एक घोड़े के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होता है खींचने का। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये हॉर्स पावर कर दिया भाई कि एक घोड़ा मान लो 250 किलो का है, कोई बोझ है, वो 1 सेकंड के अंदर कितना फीट खींच सकता है, या फिर 1 सेकंड में 1 फीट है वो कितनी गति से खींचता है, तो ये हॉर्स पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? हॉर्स पावर। अब इनको अपन विभिन्न जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। अब इस हॉर्स पावर की तुलना में अगर अन्य पशु की तुलना की जाए, तो जैसे गाय का हॉर्स पावर कितना आता है, भैंस का कितना आता है, ठीक है ना? अगर हॉर्स पावर के संदर्भ में विभिन्न जानवरों की अपन बात करें, तो अगर घोड़ा का हॉर्स पावर देखें 1 सेकंड का, घोड़ा, तो 1 सेकंड के अंदर एक घोड़ा होता है, उसका हॉर्स पावर आता है आपके बिल्कुल 1.0। कितना जाएगा? 1.0, जो सबसे ज़्यादा है 1.0। कितना जाएगा? 1.0 आ जाएगा। फिर अपन भैंस की बात करें तो 0.75, खच्चर और भैंस का बराबर होता है 0.75। ठीक है ना? बैल का होता है 74। तो देखो, हम इसके बाद में अपन बात कर ला, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं भैंस का। भैंस यानी कि जो गाय का नर होता है, गाय का बैल से भी ज़्यादा पावर भैंस के नर में होता है। क्योंकि वो गाय तो भाई भगवान शिव जी का होता है और वो यमराज होते हैं। ठीक है ना? तो भैंस में पावर, यमराज में पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो भैंस का होता है आपके 0.75 हॉर्स पावर। और भैंस और खच्चर, भैंस और खच्चर का जो हॉर्स पावर होता है वो लगभग बराबर होता है। बैल का इससे थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम का मतलब 1 पॉइंट का कम होता है, 0.74। तो देखो 0.75, 0.75 और 0.74। अब गाय और गधे का भी तो हॉर्स पावर होता है। गधे में तो बहुत कम होता है, गाय से भी कम होता है। ठीक है ना? गाय तो बलशाली होती है। गाय और गधा, कल्पना करो कितना हो सकता है। गाय का कितना हो सकता है बताओ? पहले बताओ गाय का कितना होगा? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, गाय का कितना होगा? सबसे कम गधा में, गधा में तो कम ही होता है। गधा में होता है भाई लो 0.35। और ध्यान रख लेना गाय में होता है 0.45 का। ये हॉर्स पावर सभी पशुओं के होते हैं। कभी एग्जाम में पूछ ले भाई, गलती से भी पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कोई गलती नहीं करे अपन। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर होता है वो किस में होता है? घोड़े में होता है। अब देखो घोड़े में हॉर्स पावर ज़्यादा होने का कारण क्या है? बिल्कुल, घोड़े को एक तो जो घोड़े का जो होता है ना, पसीना ज़्यादा होता है। घोड़े को क्या होता है? पसीना ज़्यादा होता है। और पसीने के अंदर घोड़े से निकलता है लैक्टिक एसिड। क्या निकलता है भाई? लैक्टिक एसिड। ये सवाल एक बार पूछा गया था एलएससी की वैकेंसी के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये सवाल ऐसा आया था कि घोड़े की जो मांसपेशियाँ होती है, घोड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ जो व्यायाम करता है यानी कि एक्सरसाइज यानी कि भार ढोता है, खींचता है, तो उनके द्वारा कौन सा जो अम्ल है वो बढ़ जाता है। तो लैक्टिक, घोड़े में ही होता है, गधे में नहीं होता है। ठीक है ना? घोड़े में होता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यहीं पे मैं नोट लगा के लिख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट भी है ना, आप भी इम्पोर्टेंट लगा देना, नोट और इम्पोर्टेंट। घोड़ा जब व्यायाम करता, व्यायाम का मतलब काम करता, व्यायाम करता, तब मांसपेशियां में खिंचाव के कारण, खिंचाव के कारण लैक्टिक, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ बस नॉर्मल से ही ध्यान रख लेना,
ठीक है ना। अब अपन ने जब ये क्लास ली थी ना अभी, तो मेरे जो ऑनलाइन साथी थे, ऑनलाइन विद्यार्थी थे, वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये सवाल आया था हमारे सुपरवाइजर के अंदर कि एक गाय जब दूध देती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा है वो कौन सा हार्मोन्स काम करता है। तो ये नॉर्मली चीज़ें होती है जो अपन बताते हैं या क्लास से, और क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब अपन को तो पता नहीं था ना सुपरवाइजर में क्या आएगा, अपन ने तो पहली क्लास पढ़ा दी थी वो। फिर बच्चन कमेंट किया सर कि आज मैं पेपर दे के आया और उसमें ज्यों का ज्यों सवाल आया था कि गाय है वो दूध देती हैं तो उसमें कौन सा जो हार्मोन्स होता है वो काम करता है। तो आपके कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, इनमें से सवाल बढ़ने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, जब आप घर से निकल ही गए तो ईमानदारी से पढ़ाई करो। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ भले धोखा कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अपने परिवार वालों के साथ धोखा कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने माता पिता के साथ धोखा कर देना चलेगा, पर कभी भी अपने आप के साथ धोखा मत करना। जिस दिन खुद के साथ धोखा कर दिया ना, उस दिन आप गए भाई। खुद के साथ धोखा करने का मतलब आज पढ़ाई में मन नहीं है कल पढ़ लूंगा, आज मूवी देखने का मन है पढ़ने का मन नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के रास्ते हैं। आज चाय पीने का मूड है, पढ़ने का मन नहीं है, चलो छड़ी पे चलते चाय पी के आते हैं। अरे उन माँ बापों की आंखों में देखो जो 6 बजे चाय पीकर खेतों में निकलते हैं और तुम लोगों की फीस भेजते हैं यहाँ पर 10-10 15-15 हज़ार रुपये फीस देकर तुम यहाँ ऑफलाइन बैच पढ़ते हो, और फिर बताओ तुम उनके साथ धोखे करते हो तो कैसा होता है। मैं तो कहता हूँ कि बार बार मारने से अच्छा या तो एक बार ही मार दो उनको, रेंगती हुई मृत्यु मत दो। या तो पिताजी को साफ बोल दो सर मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, और नहीं तो अपने माता पिता का एक सपना है कि बेटा मेरा नौकरी लग जाए, तो जी जान लगा दो उसमें, जी जान लगा दो, ठीक है ना। अपना आपको झोंक दो, सीट नहीं निकले मजाक थोड़ी है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि कोई भी नौकरी हो, गिनती के 50 दिन दे दो और एक किताब दे दो, बस। आपको कह दिया कि इस बुक के अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी है, तो फिर क्या है। आपको तो क्लास नोट्स के कह रहे हैं। मैं कहता हूँ भाइयों पढ़ लो, दोबारा ज़िंदगी मौका नहीं देती हर बार, ठीक है ना। हाँ तो अच्छे से नोट्स बनाना है। नोट्स, एक बात और कान खोल के सुन लो मेरी, दोनों कान खोल के। ये जो तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, ये नोट्स नोट्स नहीं है। इन नोट्स में तुम अपने माता पिता का बुढ़ापा लिख रहे हो, इन नोट्स में तुम अपनी छोटी बहन की शादी लिख रहे हो, इन नोट्स में तुम अपने छोटे भाई बहन का कैरियर लिख रहे हो। तो इस नोट्स को हल्के में मत लेना। इसीलिए कहता हूँ एक बार पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है ना। ये कोई साधारण नोट्स नहीं है, तुम्हारा आगे की पूरी ज़िंदगी है इसमें। तो एक बार ही अच्छे से बनाओ और पढ़ लो, और मरो पढ़ो, इतना पढ़ो कि दुनिया केवल रिजल्ट देखती है बेटा, दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती। आपने कैसे मेहनत की उनको कोई मतलब नहीं, वो एक ही पूछेगा परिणाम क्या रहा, और उस दिन जवाब क्या देंगे हम। सोचो, हम गांव छोड़ के शहर आ गए, उस दिन जवाब क्या देंगे घर वालों को, मोहल्ले वाले को, गांव वाले को क्या जवाब देंगे। दुनिया केवल रिजल्ट मांगती है, परिणाम मांगती है, मेहनत नहीं देखती है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, इतनी खामोशी से मेहनत करो, सफलता इतना शोर मचाए, इतना शोर मचाए कि अपने दुश्मन भी कान बंद कर ले कि आज फलानिया के घर में फलाने के छोरे का सिलेक्शन हो गया। तभी तो आता है मजा, छाती ठोक कर बाप चले अपना। चलो भाई, ये हो गया आपके हॉर्स पावर, हो गया क्या हो गया, हॉर्स पावर। हाँ बिल्कुल, इतना पावर होना चाहिए, एकदम घोड़े की तरह पावर होना चाहिए। अब देखो कुछ जानवरों की बात करें, जैसे अपन बोझ ढोने के अंदर एक गाड़ी के जो एक बैल होता है, वो एक दिन में लगभग औसत है वो कितना किलोमीटर चल सकता है। ऐसे सवाल बने तो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अपने अनुभव से या मेरे अनुभव से बन सकते हैं कि एक जो बैल की जोड़ी है वो 4 से 5 दिन प्रति घंटा काम करती है, मतलब 4 से 5 किमी प्रति घंटे से काम करती है। और तो देखो, नहीं सिंपल है, कुछ पॉइंट हैं वो मैं लिखा देता हूँ, चलो नोट लगा के लिखो। सर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा कर देते हो। बेटा इमोशनल नहीं है, मैं तो अच्छा शिक्षक उसी को मानता हूँ, पढ़ा तो हर कोई देगा जो साथ साथ में बच्चों को गाइडेंस दे। क्योंकि आप घर छोड़ने के बाद आपके माता पिता का रोल हम ही निभाते हैं,
और मैं उन शिक्षकों में से एक हूँ। मैं आप सबको अपने बच्चे के समान मानता हूँ, ठीक है ना। तुम हंसते हो तो मैं भी हंस लेता हूँ, और तुम मायूस होते हो तो मैं भी मायूस हो जाता हूँ। तुम्हारा रिजल्ट आए तो मुझे भी खुशी हो जाती है। मस्त रहो आप, कोई इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। नोट की बात करें तो क्या है कि एक बैल की जोड़ी, एक बैल की जोड़ी, हम एक बैल की जोड़ी की अपन बात करें तो एक बैल की जो जोड़ी होती है वो लगभग 4 से 5 किमी प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 4-5 किलोमीटर। तो देखना, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, 4 से 5 किमी, किमी का मतलब होता है किलोमीटर, चलो सीधे लिख लेते, प्रति घंटा। 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 35 से 40 किलोमीटर, मैंने रफ्तार क्या लिखी, 4 से 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में 4-5 किलोमीटर चलना, ठीक है। 33 और 40 से 35 किलोमीटर एक दिन के अंदर की यात्रा कर सकता है, की यात्रा कर सकता है, की यात्रा कर सकता है। तो एक बैल की जोड़ी 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। बिल्कुल। हम वो परिस्थितियों पे काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई बैल है, जुताई के लिए आप काम ले रहे हो और जमीन उबड़ खाबड़ है, आप कहीं जा रहे हो और जमीन उबड़ खाबड़ है, कहीं पे चढ़े आ रही है, कहीं पे उतरे आ रही है, ढाल आ रही है, तो वहां पे ये बराबर नहीं होगा। वहां पे एक कोई भी बैल है उसको 5 घंटे, कितने, 5 घंटे से अधिक नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब है कि जुताई और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भारी परिवहन जैसे कार्यों के लिए बैलों का उपयोग है वो प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई, उबड़ खाबड़ ढलान और परिवहन जैसी जगहों पर एक बैल का एक दिन में 5 किलोमीटर से ज़्यादा कार्य नहीं करवाना चाहिए। यानी कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा है वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करवाने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, बैलों की एक पहचान होती है। अगर कोई बैल मोटी गर्दन का होता है, मोटी गर्दन और मजबूत मसल, मजबूत मसल, अगर कोई बैल ऐसा दिखे तो वो भार ढोने में काम आएगा, भार वाक है। और अगर कोई पतली गर्दन है, अगर कोई पतली गर्दन वह रफ्तार में काम आएगा, रफ्तार में, यानी कि दौड़ने में इसमें काम आता है, वो भार ढोने में काम नहीं आता है, वो रफ्तार में काम आता है, ठीक है ना। और जिसकी त्वचा टाइट होती है, एकदम खिंची हुई टाइट है, अगर जे कोई गाय ढीली ढाली त्वचा है, यानी कि त्वचा लटके बिल्कुल ढीली ढाली त्वचा है, तो समझ लेना वो गाय कभी भी संवेदनशील नहीं होगी, यानी कि वो मारने वाली गाय नहीं होगी, वो आक्रमण नहीं करेगी। और जे किसी की चमड़ी टाइट एकदम खिंची हुई है तो वो कभी भी संवेदनशील हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि वो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। तो ये भी एक गायों की पहचान होती है। आई बात समझ में भाई? चलो
अब अपन एक और महत्वपूर्ण है वो आपके ऊंट की बात कर ले। भारतीय ऊंट की बात करा, ऊंट के बारे में थोड़ा पूछा जाता है, तो क्योंकि हमारा राज्य पशु भी ऊंट, ऊंट की बात कर लो। भारतीय ऊंट, भारतीय ऊंट दो प्रकार के होते हैं, पहला ऊंट और दूसरा ऊंट। एक ऊंट सवारी में काम लिया जाता है और दूसरा भार ढोने में काम लिया जाता है ना। तो एक हो जाएगा आपके भारवाहक ऊंट और दूसरा हो जाएगा आपके सवारी ऊंट। एक तो हो गया भारवाहक ऊंट और दूसरा हो गया आपके सवारी ऊंट। तो सवारी ऊंट की तुलना में भारवाहक ऊंट होता है वो अधिक मजबूत होता है, पहला पॉइंट तो ठीक है ना। सवारी ऊंट की तुलना में भारवाहक ऊंट मजबूत होता है। कैसा होता है भाई? मजबूत होता है, ठीक है ना। सवारी ऊंट की तुलना में भारवाहक ऊंट होता है वो बड़ा मजबूत होता है। भारवाहक ऊंट होता है वो एक दिन में 3 से 4 क्विंटल का भार 3-4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से लगभग 35 किलोमीटर चल जाता है। यानी कि यहाँ बात करा पा, सीधी बात हम समझो, 3 से 4 क्विंटल बोझ 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दिन में 35 किलोमीटर चल सकता है। कितना चल सकता है भाई एक दिन में? 35 किलोमीटर। एक दिन में कितना चल सकता है वो? 35 किलोमीटर बिल्कुल चल सकता है, ठीक है ना। ये भारवाहक ऊँटों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करें सवारी ऊँट की। सवारी ऊँट किस में काम आते हैं भाई? सवारी करने में। सवारी ऊँट का मुख्य कार्य होता है, बिल्कुल सवारी ऊँट का जो मेन काम होता है वो सवारी में आता है। सवारी ऊँट का मुख्य प्रयोग सवारी में काम होता है। सवारी ऊँट का मुख्य प्रयोग सवारी में काम होता है। भारत में जो लगभग ऊँट है ना, भारत में लगभग ऊँटों का 45% ऊँट बीकानेरी नस्ल के ऊँट हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊँट है। पूरे भारत की मैं बात कर लूँ तो पूरे भारत में जो लगभग ऊँट है उनका लगभग 45% ऊँट है वो बीकानेरी नस्ल के है। अब इससे पहले ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल इनके बारे में सब बातें कर रखी है। तो देखो अपन शुरुआत से बात करें, हमने यहाँ से बात की थी भार ढोने वाले। एक तो पेक जानवर होते हैं, एक भारवाहक जानवर होते हैं। इसमें गद्दा, खच्चर, ऊँट, बैल, घोड़ा की बात कर ली अपन। गाय की भारवाहक नस्लें कौन सी होती है, भैंस की कौन सी होती है, हॉर्स पावर क्या होते हैं, एक हॉर्स पावर के बराबर दूसरे पशुओं का हॉर्स पावर कितना निकलता है, जब घोड़ा एक्सरसाइज करता है, माल वगैरह ढोता है तो उसका कौन सा जो एसिड की मात्रा बढ़ती है वो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर बैलों के बारे में एक दिन में क्या क्या होनी चाहिए, मोटी गर्दन, पतली गर्दन के बारे में पढ़ा। और भारतीय ऊँटों के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ा है। अब देखो भाई, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो ऑनलाइन वाले तो आप सुन लो। तो इससे पहले मैंने और बहुत से बी पार्ट के वीडियो डाल रखे हैं पशुपालन के, तो वो एक बार आप जरूर जाकर देखिएगा, एक बार आप जरूर जाकर देखिएगा, ताकि ब पार्ट आप कंप्लीट सीरीज वाइज करें। प्लेलिस्ट बना रखी है
जनरल साइंस की आपकी मांग जायज़ है, जनरल साइंस की वीडियो वापस कंटिन्यू आ रहे हैं। मैथमेटिक्स वाली भी क्लास कंटिन्यू हो रही हैं। एक 2 दिन सर के घर में शादी का प्रोग्राम था, तो इसीलिए सर का थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया है, और अपन कंटिन्यू मैथमेटिक्स की क्लास डालेंगे और डेली डालेंगे ना। तो मैथ की क्लास डेली रहेगी, जनरल साइंस की क्लास हो रही हैं और ब भाग की क्लास हो रही हैं। अब मैं एक दिन सामाजिक अध्ययन की क्लास लेकर आऊँगा, और सामाजिक अध्ययन के अंदर 3 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी। तुम लोग भी बैठ जाना। हाँ, 3 घंटे के अंदर मैराथन क्लास रहेगी, और उस मैराथन क्लास के अंदर सामाजिक अध्ययन को कंप्लीट पढ़ लेंगे। सामाजिक अध्ययन का अगर सवाल आएगा तो वो क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेगी अपनी, और नहीं आया तो फिर आपकी किस्मत है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के या तो क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, और पूछे गए तो मेरिट पे बहुत ज़्यादा असर करेंगे। तो अपन मिस क्यों करें। मैं 3 घंटे की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें सामाजिक अध्ययन का एक साथ ही कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपन सामाजिक अध्ययन का 3 घंटे के अंदर मैराथन की क्लास में। उस दिन आप दिल थाम कर बैठना पड़ेगा, मेरे साथ सपोर्ट देकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर मैं जुनून के साथ पढ़ाते रहूँगा, और एक ही क्लास में सामाजिक अध्ययन अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। धन्यवाद, और कंटिन्यू क्लास है और नोट्स बनाते रहिए आप। ठीक है ना।